और नोट्स के ग्रुप में मैंने आपका नंबर तो ऑलरेडी शेयर किया है अंशु, सो उनको आज एक बार पूछ लेता हूँ कि ऐड क्यों नहीं किया करके। आपने तो मुझे हाई भी सेंड किया था, मैंने उनको नंबर फॉरवर्ड भी किया था, बट स्टिल आई विल आस्क द पर्सन टू प्रोवाइड मी। So in the previous class we discussed about how Bengal were owned by the Britishers। तो ब्रिटिश ने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने आपको कहा कि एक एक करके उन्होंने हर एक फॉरेन पावर को यहाँ पे डिफीट कर दिया, ठीक है। तो जैसे उन्होंने जो सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे उनको भगाया ब्रिटिश लोगों ने, उसके बाद डच आए थे उनको भगा दिया, उसके बाद 3 नंबर पे आए थे फ्रेंच, उनको भी भगा दिया। कार्नेटिक वॉर्स हुआ थे ना, कार्नेटिक वॉर्स पता है, तो कार्नेटिक वॉर फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिशर्स हुए थे, तो उसमें उन्होंने उनको भी भगा दिया। तो अब बचे एक ही कॉम्पिटिटर बचे, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। एक मिनट। हमने ये देखा कि यहाँ ब्रिटिश ने क्या किया कि जैसे एक एक करके हर एक फॉरेन पावर को इंडिया से भगा दिया था, जो ऑलरेडी इंडिया में व्यापार कर रही थी, ट्रेड कर रही थी, तो आपस में झगड़ा होने के बाद वो भी यहाँ से इंडिया छोड़ के भाग गए थे बाकी लोग। तो बचे थे बस इंडियन रूलर्स, इंडियन पावर, इंडियन किंग्स। अब अगला नंबर इन्हीं का था फॉरेन पावर्स के बाद, ओके। और इसमें सबसे पहला नंबर जो था वो बंगाल का था। तो बंगाल में नवाब का राज था। बंगाल एक मुगलों के अंडर था। मुगल बादशाह कहाँ बैठता था? दिल्ली में बैठता था। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ बैठते? दिल्ली में बैठते। उस टाइम पे वो जो मुगल बादशाह होते थे, वो उनके क्या होते थे एक प्रकार से, वो उनके एक प्रकार से बादशाह, यानी कि उनके प्राइम मिनिस्टर उनका उस टाइम पे होते थे। तो उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, बंगाल को, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, बंगाल को उन्होंने जीत लिया था ब्रिटिशों ने। तो कैसे जीता, ये सारी स्टोरी मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी, इन द लास्ट क्लास। सो उनमें मैंने आपको बताया कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, और दोनों बैटल होने के बाद बंगाल पूरी तरह से ब्रिटिशों के अंडर में चला गया। ब्रिटिश लोगों को वहां पे दीवानी राइट्स मिल गए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के। उन्होंने वहां पे अपना शासन करना शुरू कर दिया, ठीक है, उस तरह से। 1720 में अली मोहम्मद खान, इन्होंने एक किंगडम, रोहिलखंड किंगडम को स्टैब्लिश किया था। देखो, मुगलों मुगलों का जो मेन सेंटर था बंगाल, वो तो ब्रिटिशों के हाथ में चला गया। वन बाय वन इन्होंने सारी पावर जीत ली थी। बंगाल गया, उसके बाद मैसूर जाएगा, रोहिलखंड जाएगा, मराठा जाएंगे, सिख जाएंगे, राजपूत भी जाएंगे, हैदराबाद चला जाएगा। ये सब ब्रिटिश के अंडर वन बाय वन उनके कंट्रोल में आने वाला है। बंगाल एक इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्परस राज्य था, ठीक है। और बंगाल में अगर एक बार पॉलिटिकल पावर अगर हाथ में आ जाए, तो फिर बंगाल का जो कमर्शियल पावर है वो भी ऑटोमेटिकली उनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो उनको वहाँ की पॉलिटिकल पावर ऑलरेडी मिल गई थी ब्रिटिशों को, ठीक है। जस्ट मोमेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा कि जिस तरह उनके
साथ में चला गया, बंगाल का पूरा जितना भी पावर था, पॉलिटिकल पावर वगैरह, सब उनके हाथ में चला गया। तो कमर्शियल ये सब किसके हाथ में था? ये अब था ब्रिटिशों के हाथ में। अब धीरे धीरे हर एक इंडियन राज्य का, इंडियन स्टेट का, इंडियन टेरिटरी का नंबर आएगा, ठीक है, तो केक कटेगा, सब में बढ़ेगा। तो ये नीति थी ब्रिटिश लोगों की। तो चलो अगला हम रोहिलखंड की तरफ जाते हैं। रोहिलखंड का जो किंगडम था, रोहिल्ला, इसका नाम था पहले रोहिल्ला। तो रोहिल्ला जनरली ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? अफगान से बिलोंग करते हैं, ये अफगान से बिलोंग करते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि अफगानी लोग भी इंडिया में उस टाइम पे व्यापार करने के लिए आते थे, और व्यापार करने के नाम पे वो इंडिया में सेटल हो जाते थे। तो इसी तरह से कुछ अफगान लोगों ने मिलके एक किंगडम को स्टैब्लिश किया था, जिसका नाम था रोहिलखंड। इनको रोहिल्लास बोला जाता था। ओके, रोहिल्लास। तो रोहिलखंड जो है ये अभी यूपी में, ठीक है। 1720 में अली मोहम्मद खान, इन्होंने रोहिलखंड का किंगडम स्टैब्लिश किया, और ये अंडर मुगल सुजरेंटी किया था। कहाँ पे किया था? मुगल सुजरेंटी किया था। So he was an अफगान पश्तून। वो कौन थे? अफगान पश्तून थे। सो अफगान पश्तून एंड पठान्स, इनको एम्प्लॉय किया गया था मुगल आर्मी में बाय औरंगजेब। ओके, तो बेसिकली औरंगजेब ने इन अफगान पश्तून को अपनी मुगल फोर्स में भर्ती करवाया था। ये अफगान से लेके आता था अपने लोगों, यानी कि अपनी आर्मी को, कुछ ऐसे लोग जो उनकी आर्मी में सर्व करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे आपने देखा, ये जो अफगान पश्तून थे, ये खैबर पख्तूनख्वा एंड अफगानिस्तान, इन एरिया से, ये मॉडर्न डे अभी इनको बोला जाता है खैबर पख्तूनख्वा या फिर अफगानिस्तान। इन एरिया से ये इनको रिक्रूट किया जाता था। मेनी ऑफ देम सेटल इन कुमाऊं फुटहिल्स इन इंडिया। तो इंडिया की जो कुमाऊं फुटहिल्स है, ये जो माउंटेन हिल, यहाँ पे बहुत लोग सेटल होते हैं, ठीक है। इस तरह से so many of them settled in the Kumaon Foothills in India. So both ने कुमाऊं फुटहिल्स जो इंडिया की, वहां पे वो सेटल हो गए। 1739 में नदीर शाह इन्वेजन, नदीर शाह ने इन्वेजन किया। कब किया? 1739 में। मुगल्स वीकन, तो जैसे नदीर शाह ये अफगानिस्तान से अटैक करता था, सॉरी ईरान से अटैक करता था इंडिया के ऊपर, ठीक है। और फिर ये इंडिया की बहुत ज्यादा संपत्ति, प्रॉपर्टी, सोना वगैरह लूट के अपने राज्य में, ईरान में वापस लेके जाता था। तो नदीर शाह का एक सेनापति भी था, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली का नाम आपको बाद में बताऊंगा। पहले आई थिंक वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस, जब पानीपत का युद्ध की बात की थी। पानीपत का युद्ध का आपको रेफरेंस इसी में आने वाला है। तो 1739 में नदीर शाह ने आक्रमण किया, और आक्रमण करते ही उस टाइम पे मुगल सम्राट कौन था? रूलर कौन था? रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। ही वॉज द मुगल किंग उस टाइम पे, और वो कुछ काम का नहीं था, वो रंगीला था। तो उसको मुगल आर्मी को उसने पूरा वीक कर दिया था ऑलरेडी। इतना मॉडर्नाइज आर्मी थी औरंगजेब के टाइम पे, इन्होंने पूरी बर्बाद कर दी थी बाद में। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई ढंग से उनको पगार नहीं, वेतन नहीं, पेमेंट नहीं, कई चीजें होती थी, इसलिए वो आर्मी वीक हो गई थी, ठीक है। तो नदीर शाह ने उनको इजीली क्या कर दिया, इनको वीक कर दिया था नदीर शाह ने। ये इतना आक्रमण करता था इंडिया के ऊपर, और ये सीधा दिल्ली के तख्त पे चला जाता था। दिल्ली में कौन बैठा था? रंगीला, मोहम्मद शाह, मुगल सम्राट। तो उसके कंधे पे तलवार रखे, उनसे फिर ये पैसा लुटवाते थे। सो रोहिल्लास बिकम डी फैक्टो इंडिपेंडेंट। तो रोहिल्लास क्या बन गए? डी फैक्टो इंडिपेंडेंट बन गए, ओके। और एक ऑपरेसिव रूल इन्होंने वहां पे चलाया था कि रोहिल्लास तो बाहर की थे, नदी से भी बाहर का ही था। तो इन्होंने यहाँ पे एक किंगडम को स्टैब्लिश करवाया था। सो 1748 में अली मोहम्मद खान, इसकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1748 में अली मोहम्मद खान की मृत्यु हो जाती है।
1747 से लेके just a moment.
1947 टू 1767 यहाँ पे जो इन्वेजन किया गया, इन्वेजन का मतलब आक्रमण होता है, so repeated invasions of the Mughal Empire by Ahmad Shah Abdali Durrani, king of Afghanistan after Nadir Shah's death. तो देखो मैंने आपको कहा था कि 1739 में नादिर शाह आक्रमण करता था इंडिया के ऊपर, ये संपत्ति लूट के वापस अपने राज्य में चला जाता था, ठीक है। उसके बाद फिर अहमद शाह अब्दाली, इसने इंडिया के ऊपर अटैक करना शुरू किया आफ्टर द डेथ ऑफ नदीर शाह की डेथ के बाद, और मास इमिग्रेशन ऑफ अफगान इनटू इंडिया। और जैसे ही अहमद शाह अब्दाली इंडिया के ऊपर अटैक करने लगा, तो फिर इंडिया में जो ये रोहिल्ला जो है ना, ये अफगान लोग पश्तून्स, ये इंडिया में आना स्टार्ट हो गए। इन्होंने इंडिया में अपना माइग्रेशन शुरू किया, इमिग्रेशन। तो इनको ऐसा लगा कि भाई हमारे राजा है अहमद शाह अब्दाली, वो इनके ऊपर अटैक करता है, इनको लूट के चला जाता है, ठीक है, किसको, मुगलों को। तो चलो फिर अब इंडिया भी हमारा ही है, ऐसा इनको थोड़ा सा लगता था। तो इसी हिसाब से अगर आपने देखा 1757 में ड्यूरिंग अहमद रोहिल्ला chieftain Najib ad-Dawla deserts to Ahmad Shah and fights against Mughals। देखो इतने सारे एक साथ आ गए, जैसे अहमद शाह अब्दाली जैसे इंडिया के ऊपर अटैक करता था दिल्ली के ऊपर, तो अहमद शाह अब्दाली invasion of Delhi, Mughal cavalry commander plus Rohilla chieftain and Najib ad-Dawla deserts to Ahmad Shah and fights against Mughals। तो सारे एक दूसरे के साथ यहाँ पे फाइट करते थे, ठीक है। देन अहमद शाह अब्दाली मेक्स नजीब अद-दौला द गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो ये दिल्ली का इसको ये नजीब को दिल्ली का गवर्नर बनाता है अहमद शाह मुगलों को हराने के बाद। और बाद में ये जो गवर्नर बनता है दिल्ली का नजीब, इसको अब्दाली बोलता है कि तुम अभी ये जो मुगल एम्परर है ना, इसके ऊपर वॉच रखो कि क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कितना पैसा कमाता है, पैसा कितना टैक्स लगाता है, कौन से इसके नए टैक्सेस है। तो एक चीज जो है वो तो तुम मुझे बताया करो, मुझे रिपोर्ट किया करो, ऐसा इन्होंने कहा। तो 1758 में नजीब जो है इसको दिल्ली से भगा दिया गया। किसने भगाया इसको दिल्ली से? मराठास अंडर रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव को मैंने आपको कहा था पहले ही कि जो भी मोहम्मद शाह था रंगीला उस टाइम पे, अब तो मोहम्मद शाह तो नहीं है, मोहम्मद रंगीला तो गया। इस यहाँ पे मोहम्मद उल मुल्क ये बनता है मुगल किंग। तो इस टाइम पे मराठास पूरा कंट्रोल करते थे मुगल एम्पायर। मुगलों का सम्राट कौन बनेगा ये मराठा डिसाइड करते थे। और मराठा जो मुगल किंग था, मुगल किंग को ही वॉच करने के लिए अहमद शाह ने क्या किया, अपने गवर्नर को अपॉइंट कर दिया। और इसको फिर बाद में मराठास के हाथ लग गया, इसको बहुत मारा था मराठाओं ने, उसको भगा दिया अफगानिस्तान से, ड्राइवन आउट ऑफ दिल्ली बाय मराठा अंडर रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने दिल्ली के ऊपर अटैक कर दिया, वहां से नजीब को भगा दिया। तो मराठा आल्सो कैप्चर पंजाब, मराठा ने पंजाब भी कैप्चर कर लिया एंड प्रोटेक्ट इंडिया नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर। तो इंडिया की जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर थी, इस बॉर्डर को ये अहमद शाह अब्दाली से प्रोटेक्ट कर लिया। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे देखो रघुनाथ राव ये बहुत मेन थे मराठा जो सरदार थे, मुगल आर्मी के सरदार, उनमें से एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस दैट इज नजीब, सॉरी नजीब नहीं, रघुनाथ राव। ओके चलो आगे मैं आपको थोड़ा पानीपत का कहानी बताऊंगा। पानीपत का यही बैकग्राउंड है। पानीपत का बैकग्राउंड ये है कि पानीपत, तीसरा जो पानीपत होता है 1761 में, ये पानीपत होता है बिटवीन मराठास एंड अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच में होता है। सबसे बड़ा पानीपत के 3 युद्ध होते हैं, पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा जो होता है 1761। ऐसे 3 जो है पानीपत के युद्ध होते हैं। और जो तीसरा युद्ध होता है सबसे बड़ा पानीपत, पानीपत का मतलब होता है दिस इज द बैटलफील्ड, पानीपत इज द बैटलफील्ड इन हरियाणा। हरियाणा का एक बैटलफील्ड है जिसको पानीपत, जिस जगह पे वार होता था पहले इतिहास में, उस जगह को, उस वार को उस जगह का नाम दिया जाता था, जैसे बक्सर, प्लासी, ठीक है। तो ऐसे बैटल्स के क्या नाम है उस तरह से।
और उसी जगह से उसको नाम प्राप्त होता है। तो मराठास ने क्या किया बाद में, नजीब को दिल्ली से भगा दिया। नादिर शाह का ये अहमद शाह अब्दाली का गवर्नर था। तो जब उसको पता चलता है अहमद शाह अब्दाली को, गुस्सा हो जाता है अब्दाली कि मराठास की इतनी हिम्मत की जो मेरे गवर्नर को भगा दिया वहां से, ऐसा वैसा वो सोचने लगा था। लेकिन उसको मराठास की पावर का अंदाजा नहीं था, बिकॉज मुगलों के बाद सबसे बड़ी जो पावर थी इंडिया में वो मराठा पावर थी। मराठा है ना कि उस टाइम पे जो महाराष्ट्र का पार्ट को मराठा पावर बोलते थे उस टाइम, ठीक है। तो जैसे इनको मराठा पावर का अंदाजा नहीं था, तो रघुनाथ राव वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मराठा किंग, पेशवा थे। और इन्होंने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर को प्रोटेक्ट किया अहमद शाह अब्दाली के वॉर से, यानी कि उसकी इन्वेजन से। तो नजीब जो है, नजीब अद दौला रूल्स एज नवाब नजीबाबाद, सिटी फाउंडेड बाय हिम इन यूपी's बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। जैसे दिल्ली से इसको भगा देते हैं मराठा रघुनाथ राव, तो ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में जाता है यूपी के, वहां पे ये एक सिटी तैयार करता है, उसका नाम था नजीबाबाद। ये उसका नवाब बन जाता है। और नजीब उद्दौला, याद रखना, दिस इज द मैप यू कैन सी। सो मराठा कंट्रोल टेरिटरीज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मराठा कंट्रोल टेरिटरीज, मराठा ने क्या क्या टेरिटरीज को कंट्रोल किया। डी फैक्टो मराठा सुवरेनिटी ओवर मुगल्स एट दिस टाइम, इसमें आप देख सकते हो डी फैक्टो मराठा सुवरेनिटी ओवर मुगल्स एट दिस टाइम। तो इस टाइम पे मराठा की सुवरेनिटी, सुवरेनिटी का मतलब होता है कि हुकुमशाही, नॉट हुकुमशाही, थोड़ा राइट्स, मराठा पावर थोड़ा, ठीक है, उसको बोलते हैं सुवरेनिटी उस टाइम पे। तो मराठा ने इस टेरिटरी को कंट्रोल किया। तो पैरेलल टाइमलाइन आप देख सकते हो 1757 बैटल ऑफ सर प्लासी। पावर पॉइंट फुल स्क्रीन करो ना। फुल स्क्रीन में कैसे करते हो कोई बताएगा मुझे? फिट करो क्या? तो इधर ऑप्शन नहीं है। हाँ मतलब वो सिर्फ पावर पॉइंट हो, गूगल का भी दिख रहा है ना। हाँ वो भी दिख रहा है। तो कैसे करेंगे? देखो जाने दो सर, कंटिन्यू करो, चलेगा चलेगा। तो पैरेलल टाइमलाइन आप देख सकते हो 1757 बैटल ऑफ प्लासी होता है बंगाल में, ठीक है। उसके बाद ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्यों होता है बैटल। उसके बाद मुगल्स एट दैट टाइम, आप यहाँ देखो सेकंड इसमें आपको ये दिखेगा कि मुगल्स एट दैट टाइम, मुगल्स की उस टाइम पे कंडीशन क्या थी। मुगल तो पूरे बर्बाद हो चुके थे ऑलरेडी, ये इनका अंत होने वाला था मुगलों का। 18 सेंचुरी में तो ये मिनिमम ये तबाह हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। इनको संभालना नहीं आया मुगल किंगडम, बहुत ज्यादा गद्दार लोग मुगलों में से निकले थे बाहर। 1759 टू 1760, 1759 1760, शाहजहां थर्ड ये बनता है एम्पर। और इनको एम्पर किसने बनाया? इमाद उल मुल्क ने बनाया। इमाद उल मुल्क का ही नाम था फिरोज जंग थर्ड, और ये था निजाम असफ जंग का ग्रैंडसन, पोता था। कौन? इमाद उल मुल्क। इनका और मराठाओं का बहुत ज्यादा जमता था, इमाद का और मराठा पावर का। तो आपस में इनकी बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध थे। तो फिरोज फिरोज जंग इसी का नाम था। अगर आपको इनके एग्जाम में पूछा गया फिरोज जंग थर्ड किसको कहा जाता था? इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क कौन? निजाम, यानी कि जो हैदराबाद की स्थापना जिन्होंने की थी वो निजाम, और वो निजाम का नाम था निजाम, टाइटल था, टाइटल नाम नहीं था, ठीक है, टाइटल था। जैसे महाराज बोलते हैं ना, वैसे निजाम। तो निजाम आसफ जहा इसका ही ग्रैंडसन था। आसफ जहा ने हैदराबाद की स्थापना की। सैयद ब्रदर्स को मरवाया इसने ही था, ये रंगीला के साथ मिलके, ठीक है। तो 1758 टू 1760 ये टाइमलाइन याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 59-60 में शाहजहां थर्ड ये बना था एम्पर। 1758 टू 1760 इस साल में मराठास रिपेल अहमद शाह अब्दालीज इन्वेजन ऑफ दिल्ली। दिल्ली में जो अहमद शाह अब्दाली बार बार हमेशा अटैक करता था, इसके ऊपर मराठाओं ने क्या कर दिया एक प्रकार से,
तलवार खींच दी। तो देखते फिर ये दिल्ली पे कैसे अटैक कर, बिकॉज दिल्ली कंट्रोल कौन करता था, मराठास करते थे, ठीक है। 1760 में, ये तो मुगल तो सम्राट नाम के लिए था, इमाद वगैरह, ये शाहजहां तीसरा, ये रंगीला, ये नाम के थे, इनको कंट्रोल किया जाता था मराठा पावर के द्वारा। 1760 में शाहजहां तीसरा, इसको डिपोज किया गया और शाह आलम को मुगल की गद्दी पे बिठाया गया, मुगल एम्पर की गद्दी पे। और ये किसने किया था, नजीब, इसने किया था। नजीब उद्दौला कौन, फोन करने वाला, और ये गवर्नर था किसका, भगा दिया था मराठाओं ने। तो ये बनता है दिल्ली का सम्राट, सॉरी शाह, दिल्ली का सम्राट शाह आलम दूसरा। तो रोहिल्लास और नजीब उद्दौला प्लान टू इनवाइट अहमद शाह अब्दाली टू अटैक इंडिया इन ऑर्डर टू डिफीट द मराठास। तो मराठास की पावर इतनी थी इंडिया में, इनको डिफीट करने के लिए कोई लोकल पावर कुछ नहीं, मुगल भी कुछ नहीं कर पाते थे, दूसरे कोई पावर का भी कुछ नहीं चलता था इनके सामने, बिकॉज इनका पावर इतना बड़ा था। जैसे आप देखोगे इनकी पावर अगर आप मापोगे तो बहुत बड़ी थी। नागपुर में थे भोसले, एमपी में थे सिंधिया यानी शिंदे, बड़ौदा में थे गायकवाड़, पुणे में थे पेशवा, एमपी में थे होलकर, ग्वालियर में सिंधिया सिंधे थे, और होलकर कहाँ पे थे, एमपी में। उड़ीसा में भी कौन थे, भोसले थे। नॉर्थ में भी इनकी बहुत ज्यादा पावर ऑलरेडी बढ़ चुकी थी। तो इसीलिए इनको इनसे टक्कर लेना मीन्स किसी, बोलते ना कि इन्हें मजाक नहीं था इनसे टक्कर लेना। इसीलिए जैसे ही नजीब ने ये शाह आलम को मुगल एम्परर बना दिया, दिल्ली के तख्त पे बिठा दिया, तो शाह आलम, नजीब और रोहिल्लास ये सब एक साथ मिल गए और इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को इंडिया में अटैक करने के लिए बुला लिया। और ये अटैक किसके ऊपर था, मराठास के ऊपर था। ओके, तो रोहिल्लास ये गद्दार थे एक नंबर के, इनको तो यहाँ से कुछ लेना देना नहीं था। रोहिल्लास ने भी क्यों ऐसा किया, रोहिल्लास को लूटते थे मराठास, ये अटैक करते थे रोहिलखंड में और उनको इतना लूटते थे, मार छोड़ के इनसे प्रॉपर्टी ले पैसा लेते थे कि भाई इतना दो उतना दो, इतना तुम्हें देश सार देशमुख की देनी पड़ेगी, इतनी तुम्हें चौथाई देनी पड़ेगी। ये टैक्सेस थे उस टाइम, सार देशमुख की और चौथाई, ये किसके टैक्सेस थे, ये टैक्सेस थे मराठास के। और ये मुस्लिम पे लाते थे, यानी कि उनके ऊपर अटैक करके, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, सबसे वसूल करते थे। इन्होंने राजपूत सिख को तक नहीं छोड़ा था मराठा में, ठीक है। तो मराठास को डिफीट करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को इन्वाइट किया गया रोहिल्लास और रंजीत के द्वारा। 1760-1806 ये जो साल है, ये ड्यूरेशन पूरा शाह आलम का ड्यूरेशन है। शाह आलम इज द किंग, शाह आलम क्या है, किंग है इस साल में, 1760 से लेकर 1806 तक। मुगल पावर हेवीली डिप्लीटेड, मुगल पावर जो है यहाँ से कम होना शुरू हो गया, पूरी तरह से यानी डाउन होना स्टार्ट हो गया था। एम्परर रूल्स ओनली फ्रॉम दिल्ली टू पलम, दिल्ली से लेके पलम तक ही एम्परर का रूल शासन होता था, इसका कुछ वैल्यू रहा ही नहीं, ठीक है एम्परर का। ये आप आगे देख सकते हो, ये मुगल दरबार है दिल्ली का, ये जो गद्दी या सिंहासन, यहाँ पे मुगल किंग बैठते थे, इनका दरबार होता था, इनके मंत्री वगैरह होते थे। उसके बाद मराठा कंट्रोल्ड टेरिटरी, डी फैक्टो मराठा सुवरेनिटी ओवर मुगल्स एट दिस टाइम। इस टाइम पे भी मराठा का ही सुवरेनिटी थी, मराठा का ही पूरा शासन चलता था मुगलों के ऊपर। तो ये आप मैप में आप देख सकते हो, जहां आपको ये पूरा येलो जो पार्ट है ना, येलो वाला, ये पूरा मराठा स्टेट था, येलो वाला पार्ट। सो यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया, you can see the map of India.
ये गोलकोंडा वगैरह ये जो है ना हैदराबाद गोलकोंडा ग्रीन में, ये साउथ इंडिया का निजाम का पार्ट था ये। और यहाँ पे मुगल था ऊपर के ग्रीन पार्ट में, बाजू में लखनऊ। देखो पूरा जो पार्ट है ना पूरा मराठाओं ने कब्जा कर लिया था। इतनी बड़ी पावर थी कि इनको डिफीट करना इम्पॉसिबल था। तो इसीलिए नजीब उद्दौला ने इसने गेम करवाया। इसने अहमद शाह को बुलाया इंडिया में, भाई आ जाओ अटैक करो इनके ऊपर। तो अभी ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि थर्ड पानीपत का बैकग्राउंड हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। 1740 से लेकर 1761 तक बाजीराव वन। बाजीराव यानी कौन? बालाजी विश्वनाथ का बेटा, वो बाजीराव मस्तानी वाला बाजीराव यानी बाजीराव वन। ये 1720 से लेकर 1740 ये इसका ड्यूरेशन था बाजीराव वन का। और बाजीराव के बाद बाजीराव कौन? चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है, वो वाला बाजीराव। वो बहुत खतरनाक था। वो अगर होता तो अहमद शाह अब्दाली को फिर अपना बोरे बिस्तर बांध के, यानी कि जो अफगान से था वो अफगान में भी नहीं रह पाता, ओके, वो सीधा दूसरी जगह पे चला जाता, एक कोने में छुप जाता। इतना डेंजर था। तो बाजीराव को सेकंड शिवाजी बोला जाता है इंडिया के। तो बाजीराव वन, इसकी जगह पे बालाजी बाजीराव जो इनका बेटा था वो बनता है पेशवा, जिनको एक निक नेम था नाना साहेब। तो नाना साहेब पेशवा, ओके। तो बाजीराव की जगह पे अपना बेटे को बनाते पेशवा। तो इनकी मृत्यु हो जाती है। ये 20 साल ही राज करते बाजीराव वाली। सो आपने अगर बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी तो आपको उसमें पता चलेगा ग्रेट लव फॉर मस्तानी, ओके। तो ड्यूरिंग हिज टेन्योर, इनके टाइम पे मराठा जो एम्पायर था वो एक कॉन्फेडरेसी में ट्रांसफर होना शुरू हो गया था। कॉन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है? मराठा एम्पायर इतना बड़ा था कि इसको मराठा फैमिलीज में डिवाइड कर दिया गया। मराठा फैमिली यानी जैसे भोसले, गायकवाड़, शिंदे, होलकर, ओके। तो ऐसे इनकी फैमिली जो है ना वो डिवाइड हो गई इस तरह से। तो आगे होता कैसा है कि ड्यूरिंग हिज टेन्योर, इनके समय पे, इनके टाइम पे क्या होता है, मराठा एम्पायर स्टार्टेड ट्रांसफर इनटू कॉन्फिडेंस। फैमिलीज में इन्होंने डिवाइड किया मराठा फैमिली में। तो इन्होंने घराना, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है बड़े बड़े जो घराना होते हैं ना उसको बोलते कॉन्फिडेंस। तो इंदौर में जो थे मराठा उनको होलकर थे वो। ग्वालियर में सिंधिया थे जिनको शिंदे बोलते थे, महाजी शिंदे, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मराठा आर्मी का ट्रेनिंग वही करवाते थे, महाजी शिंदे। तो सिंधिया, शिंदे से सिंधिया बना था। आज जो एमपी के ग्वालियर के जो महाराज है वहां पर, उनको कोई महाराज नहीं बोलता, लेकिन ये बोल सकते हैं कि एमपी में जो ग्वालियर है, ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया है। he was in Congress, now he is in बीजेपी। तो वो इसी से, इन्हीं से बिलोंग करता है सिंधिया, ओके। बड़ौदा में गायकवाड़ है, गायकवाड़, इनका वहां पे आज भी राजेशाही फैमिली वहां पे। भोसले जी नागपुर से थे। तो ऐसे 4 फैमिली उन्होंने डिवाइड कर दी। और पेशवा जो बैठता था पुणे में, ठीक है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1761। तो ये डेट है, डेट नोट करके रखो, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको आएगी। पानीपत है हरियाणा के जो पानीपत नाम का एरिया था वहां पे होता युद्ध। तो देखो यहाँ मैप आपको दिया गया है। तो ये पार्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, एडो में जो पार्ट है ये पूरा मराठाओं के अंडर में था। और पानीपत है ये हरियाणा का पार्ट था। दिल्ली, और दिल्ली के बाजू में क्या है, एरो दिखाई देखो आपको, ये पानीपत है। तो यहाँ पे बैटल हुआ था, ठीक है। सो 1761, 14 जनवरी याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ पानीपत 1761। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस कौन? मराठास। तो अहमद शाह अब्दाली को कौन सपोर्ट में था? रोहिलास थे और अवध था। ये रोहिलास कौन? वो नजीब वाला, नजीब उदौला, वो रोहिलास का हेड था। रोहिलास कौन थे? ये अफगानी पश्तून थे, ठीक है। ये अफगान से आए थे और ये भी अफगानी था अहमद शाह अब्दाली। और अवध में कौन था? सुजा उदौला था। सुजा उदौला, सुजा उदौला का नाम लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बक्सर के बैटल में।
बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो सीधा उसके बाद मीर कासिम और दिल्ली का मुगल सम्राट, ये तीन एक साइड में थे, ब्रिटिश पावर एक साइड में थी, और बक्सर में ब्रिटिश जीत गए थे। बिकॉज बक्सर में मराठाओं ने इनको सपोर्ट ही नहीं किया था। अब यहाँ पे जैसे ये सपोर्ट निकलेगा ना पानीपत में अवध वाला, ठीक है, सुजाउद्दौला, तो फिर मराठास भी इनकी अच्छे से इनको सबक सिखाएंगे बक्सर के बैटल में, जो ब्रिटिशों के बीच में होता है इनका। तो मराठास डिफीटेड कॉम्प्रेहेंसिवली, dealing a huge blow to Maratha prestige and power in north. तो यहाँ आप देख सकते हो दिल्ली में बहुत बड़ा कंट्रोल था मराठा पावर का। तो फाइनली 1761 का जो बैटल ऑफ पानीपत था इसमें मराठा हार गए थे। अहमद शाह अब्दाली को बहुत बड़ा झटका भी मिला था। इतना इतना नुकसान हुआ था, इसकी इतनी फोर्स मारी गई थी कि यू कांट इमेजिन अब्दाली की। लेकिन 1 लाख मराठा आर्मी मारी गई थी। दे वर आल्सो किल्ड। 1 लाख मराठा आर्मी, ये तो मिनिमम नंबर है, मैक्सिमम 3-4 लाख के अराउंड था नंबर। और मोस्ट बेनिफिशियल टू नॉन कॉम्बेटेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, जाट्स एंड सिख्स। तो जैसे यहाँ मराठा डिफीट हो जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश लोगों की, और जाट्स को और सिख्स को। जाट कौन? राजपूत। और सिख कौन? ये पंजाबी। इन्होंने सपोर्ट नहीं किया बिकॉज यहाँ पे सारे मुस्लिम थे, और मुस्लिम वर्सेस एक हिंदू पावर थी मराठास। ओके, और यहाँ पे जाट ने सपोर्ट नहीं किया मराठास को, सिख ने सपोर्ट नहीं किया मराठास को। अगर ये सपोर्ट में आ जाते तो ऑब्वियस है कि अब्दाली को हार के जाना पड़ता यहाँ से। ये सपोर्ट में नहीं आए थे, ये अलग रीजन है कि क्यों नहीं आए थे, वो स्टोरी में आपको बाद में बताऊंगा, आगे डिस्कस करते हैं। मराठास guerrilla tactics ineffective on open grounds and plains. मराठाओं की एक टैक्टिक थी, वो थी गेरिला वॉर। गेरिला यानी कि गेरिला वॉरफेयर, गनीमी कावा बोलते हैं उसको मराठी में, गनीमी कावा, गेरिला वॉरफेयर। तो गेरिला इनकी यहाँ पे वर्कआउट नहीं कर पाई थी मराठाओं की, जो हमेशा वर्कआउट करती थी, बिकॉज ये ओपन ग्राउंड था, एक प्लेन ग्राउंड था, ठीक है, ये पूरा आमना सामने था, तो यहाँ पे कोई वॉर नहीं किया जाता था। So individual Maratha chief gained more power. Infighting and power struggles among the chiefs. Growing ground for the East India Company. तो जैसे यहाँ पे मराठा पावर का फॉल होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है। नॉर्दर्न सरकार या बंगाल, बिहार, ओडिशा, ये पार्ट पूरा एक काबिज कर लेता है ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लासी, चित्तागौंज, ठीक है, एवरीथिंग। मराठास का डिफीट होना, इसका मतलब ब्रिटिश बहुत खुश हो गए थे। उनका प्लस पॉइंट था कि चलो यार, जिनको हमें फेस करना है फ्यूचर में, उनको ही, उनका ही क्या हो गया, डिफीट हो गया। लेकिन मराठा अगेन कम बैक करते हैं इतने आसानी से। अगर सपोज ये अगर हार गए थे पानीपत में, लेकिन इनको कम बैक था मराठा अगेन कुछ सालों में, 4-5 सालों में। तो मैं आपको 1764 का बैटल ऑफ, जस्ट मोमेंट, तो बैटल ऑफ बक्सर ये हुआ था कब? ये 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, इन्होंने दीवानी राइट दिए थे बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी। शाह आलम टू मेड प्रिजनर एट इलाहाबाद फोर्ट। ओके,
तो आप देखो यहाँ पे दरबार है, इस मुगल दरबार। चलो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ। दिस इज अ मुगल दरबार। ओके, बैटल ऑफ बक्सर होता है और इस बैटल में 64 में था, 70-65 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल एम्परर शाह आलम के बीच साइन होती है और शाह आलम को ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट देने पड़ते हैं। और दीवानी राइट्स ऑफ 3 रीजन्स, वो था बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, तीनों के। शाह आलम सेकेंड जो थे, इनको जेल में रखा गया, मेड प्रिजनर एट इलाहाबाद फोर्ट। ठीक है, तो ये जैसे ब्रिटिश कहेंगे वैसे इसको काम करना पड़ेगा। तो ब्रिटिशों की कठपुतली बन के इनको काम करना है। अब इन्होंने तो पूरा दिया था मुगलों का, शाह आलम टू ने। तो अवध में एक नवाब था सुजा उदौला, तो ये भी ब्रिटिशों को हेल्प करता है अपने कामकाज में 1774 तक, इनकी डेथ होने तक। तो एज एन अलाय, अलाय यानी कि एक मित्र, मित्र पक्ष करके ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ये भी सपोर्ट करता है। तो 1770 में बंगाल में बहुत बड़ा फेमाइन, दुष्काल हो जाता है। तो नॉर्दर्न इंडिया में पूरी डिसऑर्डर फैल जाती है और इसका जिम्मेदार होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये इतनी लुटमार करते हैं वहां पे, लूटते लोगों को, और इतना टैक्स बढ़ा देते हैं कि इसके कारण वहां पे दुष्काल यानी कि वहां पे फेमाइन आ जाता है, सूखा पड़ जाता है वहां पे। 1772 में शाह आलम दूसरा, इसको ब्रोकन फ्री फ्रॉम इलाहाबाद, इलाहाबाद से फ्री करवाया गया है। इसको दिल्ली में ले आया गया, दिल्ली में ले गए लोग, मराठा लेके गए इनको अंडर महाजी शिंदे। महाजी शिंदे वॉज मिलिट्री कमांडर ऑफ मराठा आर्मी। इन्होंने रिलीज करवाया शाह आलम दूसरे को। ठीक है, कहा किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने तो इसको बंद करके रखा था प्रिजनर में। देखो ये इनकी हालत मुगलों की। तो इनको छुड़वाया किसने? मराठा को छुड़वाया। तो ये दिल्ली लेके गए और ब्रिटिश लोगों को बोला कि भाई वो मुगल एम्परर है, आप लोग उसको जेल में नहीं रख सकते, उनका कोई मान सम्मान है। ठीक है, तुम लोग तुम्हारी औकात भूल गए, अंग्रेज लोगों को बोला मराठा लोगों ने। ठीक है, मराठा पावर ने। तो बाद में अलॉन्ग विद मुगल जनरल मिर्जा नजफ खान, ये मुगल जनरल था, ये शाह आलम के मुगल जनरल बन जाते हैं। शाह आलम टू अटेम्प्ट्स टू रिबिल्ड द मुगल एम्पायर वंस अगेन। तो जैसे ही मराठा, देखो मुगल मुगल किसकी बात मानते हैं? मराठास की। ये मराठास का पूरा फॉलो करके चलते थे, मराठा जैसे बताएंगे वैसे इनको फॉलो करके चलना था। तो यहाँ पे वैसे ही एक हो गया कंडीशन, जैसे ही मुगल अलॉन्ग विद मुगल जनरल मिर्जा नजफ खान, शाह आलम टू, ये अटेम्प्ट टू रिबिल्ड द मुगल एम्पायर वंस अगेन। फिर से मुगल एम्पायर को रिबिल्ड करते हैं छुड़वाने के बाद। महादजी शिंदे के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, वाटर ब्रेक। थोड़ा पानी पीता हूँ मैं, फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं।
चलिए वंस अगेन वी आर बैक। सो मातजी शिंदे के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मातजी शिंदे 1761 में पानीपत की बैटल में बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे। ये भी गए थे वहां पे पानीपत की बैटल में। सो ही गॉट वेरी मच इंज्योर्ड। तो ही लिम्प्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, गेन अ लॉट ऑफ वेट। तो बाद में ये यानी कि ना बेड रेस्ट पे पड़ गए थे बाद में, बिकॉज ये मराठा आर्मी के कमांडर थे ना ये, तो इनको बेड रेस्ट दिया गया और इसके कारण इसका बहुत ज्यादा इनका वेट वगैरह बढ़ गया, बहुत मोटे हो गए थे। But he was a shrewd politician who took Shah Alam under his wing from 1771 onwards and turned the Mughal into Maratha puppets. लेकिन इतने शातिर, इतने दिमागदार थे, इतने होशियार थे। 1771 में 1771 से लेके 1771 से लेके 1906 तक इन्होंने मुगलों को मराठा के अंडर में रखा था। तो मुगल किंग को मराठा का एक पपेट, ठीक है, पपेट ने कठपुतली बना के रखा था कि हम जो बोलेंगे वही करेगा मुगल सम्राट। तो एक मॉडर्न आर्मी को इसने क्रिएट करवाया था अंडर सोवियत जनरल बोनेटिबोइनी। इसके अंडर में इन्होंने मराठा पावर को एक मॉडर्न आर्मी के रूप में कन्वर्ट करवाया था। 1772 में मुगलों ने रोहिल्ला रिबेलियंस को हरा दिया, जिनको लीड किया था जबीता खान रोहिल्ला, सन ऑफ नजीब कदौला। जबीता खान और रोहिल्ला इसका बेटा था। इसके द्वारा जो रिबेलियन स्टार्ट करवाई गई थी, कैंपेन स्टार्ट करवाई गई थी, इनके कैंपेन को हराया गया मुगलों के द्वारा। जबीता खान का जो बेटा था गुलाम कादिर खान। कौन? गुलाम कादिर खान। जबीता जबीता जो खान है, जबीता खान का बेटा था गुलाम कादिर खान। इसको पकड़ लिया शाह आलम दूसरे ने, और पकड़ने के बाद आफ्टर द फॉल ऑफ गुसागढ़ फोर्ट का फॉल होने के बाद गुलाम कादिर खान इसको फिर से मुगल आर्मी इज ब्रॉट अप एज ए मुगल प्रिंस एट कोतसिया बाग, ओल्ड दिल्ली। ठीक है, वहां पे इसको लाया गया था पुरानी दिल्ली में। ठीक है, तो सम सोर्सेस, ऐसे कुछ सोर्सेस है जो ऐसे इंडिकेट करते हैं कि शाह आलम का ये फेवरेट था और मैं इवन हैव बिकम हिज कैटामाइट। ये थोड़ी अलग बात है। जैसे अलग चीज है, मराठास कैप्चर रुलखंड, मराठा ने रुलखंड को कैप्चर किया बाद में। जबीदा खान ड्राइवन आउट, जबीदा खान को वहां से भगा दिया रुलखंड से। फोर्स टू सीक असाइलम इन अवध, अवध में जाके पहुंच गया था असाइलम के लिए, आश्रय लेने के लिए जबीदा खान। तो बंगाल में 1772 में जो ड्यूअल सिस्टम थी, वो वॉरेन हेस्टिंग जो ये बने थे ब्रिटिश के गवर्नर बंगाल के, बंगाल जीतने के बाद, तो ड्यूअल सिस्टम जो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू की थी बंगाल में, ये इसने अबॉलिश कर दी, खत्म कर दी। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटिश लोगों की कंपनी, कंट्रोल्स ऑल अफेयर्स इन बंगाल, बंगाल के पूरे अफेयर से कंट्रोल करती थी। नवाब जो था ये बस एक नाम के लिए नवाब था वहां पे, बाकी पूरा कंट्रोल वहां पे किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो 1773 में वॉरेन हेस्टिंग को अपॉइंट किया जाता है बंगाल के गवर्नर, ब्रिटिशों के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। और ये बाद में रेगुलेटिंग एक्ट वहां पे पास करते हैं बंगाल में। तो रेगुलेटिंग एक्ट ये पहला कानून था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंडिया में पास किया जाने वाला पहला ही कानून था। ओके, और उस कानून के ईस्ट इंडिया कंपनी जो एनुअल पेमेंट मुगल एम्परर को देती थी 26 लाख का, ये अब ये नहीं देंगे रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हैंड ओवर इलाहाबाद एंड कारा टू द नवाब ऑफ अवध। इलाहाबाद और कारा जो है ना, ये नवाब अवध के नवाब को दे देते हैं, हैंड ओवर कर। 1787 में गुलाम कदीर खान की दिल्ली के ऊपर अटैक करते हैं। 1787 1787 में गुलाम कदीर खान दिल्ली के ऊपर अटैक करते हैं। ये रेड फोर्ट को लूट करता है, यानी कि लूटता है, रेड फोर्ट में जाके लूट मार करता है। ठीक है, तो लूटने का काम कौन करता है? ये वाला करता है। तो ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड फोर्ट को कौन लूटता है? गुलाम कादिर खान। Tortured and raped the imperial household and blinded Shah Alam too.
तो शाह आलम को पकड़ लेता है। शाह आलम को पकड़ने के बाद इसको ब्लाइंड करवा देता है, पॉसिबल इन रिवेंज ऑफ बीइंग यूज्ड एज कैटामाइट। रोहिल्ला, गुलाम कादिर खान या रोहिल्ला होते हैं ना ये। गुलाम कादिर खान इवेंचुअली कैप्चर्ड बाय द मराठा ट्रूप्स ऑफ महाजी शिंदे। महाजी शिंदे ने इसको पकड़ लिया, किसको? गुलाम कादिर खान को। और पकड़ने के बाद इसको टॉर्चर करके उसको मरवा दिया, बिकॉज ये मुगल की करवाया था, इस कारण। तो 1788 में परमानेंट मराठा गैरिसन प्लेस इन दिल्ली। तो 1788 में क्या हुआ? परमानेंट जो मराठा गैरिसन है, परमानेंट मराठा का ही एक पपेट रहेगा दिल्ली का बादशाह, तो मुझे मराठा का ही फॉलो करेगा। तो ब्लाइंड जो शाह आलम था, ये मुगल किंग था, इसको गुलाम कादिर ने ब्लाइंड करवाया था। ओके, तो फिर ये ब्लाइंड था, तो इन्होंने फिर से शासन करने के लिए फिर से आ गया था दिल्ली में वापस। ठीक है। 1793 में बंगाल फॉर्मली एनेक्स्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बंगाल में पूरा कब्जा किसका हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का। आप देख सकते हो फ्लैग उन्होंने लगा दिया था बंगाल में। बंगाल अब ब्रिटिश बन गई थी। बंगाल में सिर्फ ब्रिटिश का राज चलेगा, नो वन एल्स, ओनली ब्रिटिश। ओके। तो फ्यूचर नवाब्स बिकम पेंशन होल्डर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये आप याद रख सकते हो। फ्यूचर नवाब बिकम्स पेंशन होल्डर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। तो अब ये बंगाल का किस्सा खत्म, रोहिलखंड का किस्सा खत्म, पानीपत खत्म हो गया। अब आते हैं हम सिख मिसल्स। मिसल्स का मतलब होता है टेरिटरीज। मिसल्स का मतलब है टेरिटरीज। अब सिख भी कुछ एरियाज में, कुछ 14-15 पार्ट में डिवाइड है। 12 एरिया थे सिख के अंदर, पंजाब राज्य था इनका। तो 12 एरियाज में इनका ही चलता था, सिखों का। गुरु गोविंद सिंह की डेथ होती है 1708 में। उसके बाद बंडा बहादुर, ये सिख का जो मूवमेंट है, सिख मूवमेंट को ये क्या करते हैं? लीड करते हैं अगेंस्ट मुगल्स टिल 1760, 1716 तक। 1713-1799 तक मिसल्स रहते हैं पंजाब के, यानी कि पंजाब किंगडम बोलते हैं, किंगडम्स। मिसल्स का मतलब क्या होता है? किंगडम्स। ओके। तो 1712 सिख मिसल्स किंगडम्स फॉर्म्ड इन पंजाब रीजन। तो पंजाब में इसको फॉर्म किया गया। दे एक्टेड लाइक अ कॉन्फेडरेसी, एज अ कॉन्फेडरेसी उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। फॉट अगेंस्ट अफगान, अब्दाली एंड मुगल्स। तो ये जो अब्दाली था, अब्दाली के खिलाफ इन्होंने फाइट की थी, इन मुगलों के खिलाफ। तो ये आप देख सकते हो, ये बंडा बहादुर, सॉरी ये रंजीत सिंह है, बंडा बहादुर नहीं, रंजीत सिंह की फोटो है। 1799 में रंजीत सिंह ये सुकर चकिया मिसल। देखो मैंने आपको कहा ना कि पंजाब जो एरिया था ये 12 पार्ट्स में डिवाइड था, बराबर। कितने? 12 एरियाज में, 12 किंगडम्स थे इसके पंजाब के अंदर, सिख किंगडम बोलते हैं इसको। तो उसमें से एक था, उसका नाम था सुकर चकिया मिसल, और इस मिसल से बिलोंग करते थे रंजीत सिंह। इन्होंने सारे मिसल्स को हराया और सिख को क्या किया? एक एम्पायर में इसने जोड़ दिया था। तो जितने भी मिसल्स थे ना, ये सारे क्या थे? डिवाइड थे, ये अलग अलग हिस्सों में डिवाइड थे, जितने भी मिसल्स थे वो। ओके। 1799 1849 तक इन्होंने सिख को जोड़ के रखा था, सिख एम्पायर पूरा जोड़ के रखा था इन्होंने। बाद में यहाँ पे ब्रिटिश लोगों की बुरी नजर, बुरा साया पड़ जाता है। और अब ये कैसे जीतेंगे सिखों को, ये हम अगली मैं आपको स्लाइड ओपन करता हूँ, उसमें हम डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट स्लाइड में ओपन करता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे हम मैसूर राज्य को डिस्कस करेंगे। सिख का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ज्यादा, तो उसमें मतलब नहीं है डिस्कस करने में। तो हम डिस्कस करेंगे ओडियार्स और मैसूर, मैसूर के ओडियार्स को। तो एक आका वडिया डायनेस्टी इसको बोला जाता था, वो ट्राइब्यूटरी स्टेट ऑफ द ईस्ट विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर की एक ट्राइब्यूटरी स्टेट थी। ओके, बिकेम इंडिपेंडेंट विद द फॉल ऑफ विजयनगर इन 1565। तो 1565 में देखो यहाँ विजयनगर पहले क्या था, पहले वडेयर डायनेस्टी से पहले पहले विजयनगर एम्पायर था। और विजयनगर एम्पायर का जैसे फॉल होता है, तो उसके बाद मैसूर में वडेयर डायनेस्टी का निर्माण होता है। तो वडेयर डायनेस्टी में चिका कृष्ण राय, ये एक हिंदू रूलर थे, इनके अंडर में एक चलता था वडेयर डायनेस्टी। तो यहाँ से आपको टीपू सुल्तान हैदर अली का आने वाला है। मैसूर, मैसूर को अंग्रेजों ने कैसे जीता, कैसे लूटा, कितने दोनों के बीच वॉर्स हुए, इसका सारा लेखा जोखा हम आज की क्लास में लेंगे। आई होप कि ये क्लास तो पूरी हो नहीं पाएगी, यानी कि टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट स्टिल जितना होगा उतना एक दो मैटर हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो होता क्या है, ओडियार ऑफ मैसूर। ओडियार एक डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, एक घराना।
ठीक है, विजयनगर एम्पायर था ना, ये टूटने के बाद क्या होता है, तैयार एक ओडियार डायनेस्टी क्रिएट हो जाती है वहां पे। ओके, तो ओडियार जो है, ओडियार became independent with the fall of विजयनगर इन 1565। तो 1565 में विजयनगर का फॉल होता है। चिका देवराज 1673 से लेके 1704 इतने साल ये अपना राज करता है, और ये डायनेस्टी, ओडिया डायनेस्टी को बहुत आगे तक लेके जाता है, शिखर पे लेके जाता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है 18 डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं चिका देवराज, जिसको चवादीस बोला जाता है, चवादीस। और इन्होंने कोहेरेंट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इंट्रोड्यूस किया था, एक सुसंगत टैक्सेशन का सिस्टम इन्होंने लागू करवाया था अपने डायनेस्टी में। ठीक है, उस तरह से। तो फिर आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। जस्ट अ मोमेंट। तो 1734 टू 1766 चिका कृष्णा राज ओडियार 2, ये होता है अपना ओडिया डायनेस्टी पे शासन करता है। इसके मिनिस्टर होते हैं नंजराज, और दूसरा था देवराज। नंजराज को सर्वाधिकारी कहा जाता था, और देवराज को दुलवाई बोला जाता था। ये जैसे चिका कृष्णराज ओडियार 2 इनके डेथ के बाद इसके जो दो ये मिनिस्टर होते हैं, दो मिनिस्टर्स, ये इनकी पावर के डी फैक्टो मेंबर्स बन जाते हैं, और इसके बाद इनके ऊपर निजाम और मराठा कंटिन्यूअसली रिपीटेड अटैक करते रहते हैं। बिल्कुल जनता ने मराठा को इनका, और इसके कारण इनका जो ओडा डायनेस्टी है पूरा वीक हो जाता है, मराठा और निजाम अटैक करते इसलिए। तो पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ पे एकदम ना के बराबर थी नहीं यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप इनकी। तो 1759 में चिका कृष्ण राज दूसरा, इन्होंने एक नवाब ऑफ मैसूर का टाइटल ग्रैंड किया हैदर अली। ये हैदर अली को बना देता है नवाब, मैसूर का नवाब। ठीक है, ये जब मराठाओं के साथ भिड़ जाता है, तो मराठाओं को थोड़ा सा ये अपनी ताकत दिखा देता है, थोड़ी पावर दिखा देता है। तो बैंगलोर से मराठाओं को ये हटा निकाल देता है, वहां से भगा देता है। उसके बाद इसको हैदर अली को एक नवाब का टाइटल देता है, नवाब ऑफ मैसूर। ठीक है, तो हैदर अली 1761 में हैदर अली एक आर्मी का पावरफुल कमांडर होता है, और इसके हाथ में पावर दी जाती है चिका कृष्ण राजा चिका कृष्ण राय के बाद। ठीक है, ये पूरा अपने साम्राज्य संभालेगा भी, मैसूर साम्राज्य वही संभालेगा। तो हैदर अली क्या करता है, इसका और ब्रिटिश लोगों का बिल्कुल जमता नहीं है, हैदर अली का और ब्रिटिश होगा। तो ये क्या करता है, ये फ्रेंच लोगों को साथ ये अपनी फ्रेंडशिप करता है, किसके साथ, फ्रेंचों के साथ। और फ्रेंडशिप करने के बाद ये उनको अपनी जो आर्मी है, कि जो मुगल आर्मी होती है, सॉरी, जो हैदर अली की जो आर्मी थी, उस आर्मी को पूरा मॉडर्न वो फ्रेंच आर्मी देती है। ओके, डिंडीगुल, डिंडीगुल में फ्रेंच की फैक्ट्री थी। तो डिंडीगुल में फ्रेंच फैक्ट्री थी। तो अभी डिंडीगुल कहाँ पे, प्रेजेंटली तमिलनाडु में। पहले तमिलनाडु को डिंडीगुल बोला जाता था। तो फ्रेंच के वहां पे हथियार बनाने की फैक्ट्री थी, और वो फैक्ट्री जो है, वो फैक्ट्री हैदर अली और फ्रेंच दोनों मिलकर चला देते हैं। और इसका इसका जो मेन उद्दिष्ट है हैदर अली का, वो था आर्मी को मॉडर्नाइज करना और मराठा और निजाम को काउंटर करना। ठीक है,
आर्मी को मॉडर्नाइज करके मराठा निजाम को काउंटर करना, बिकॉज ये इसके दोनों बहुत बड़े इनेमी थे हैदर अली के, कौन, मराठा और 1763 में हैदर अली ने अपनी फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया और बाद में मॉडर्नाइज करने के बाद इन्होंने दौड़, बल्लापुर, सेरा, बेदनूर और हॉस्टिक, ये जो लोकेशन थी इन्होंने जीती थी। पॉलीगर जो थे, पॉलीगर्स को भी इन्होंने सरेंडर करने को मजबूर कर दिया था। पॉलीगर्स से जमात थी उस टाइम पे। 1764, 66, 71 इन सालों में मराठा अंडर पेशवा माधवराव वन डिफीट मैसूर रिपीटेडली। इसने मैसूर को रिपीटेडली डिफीट किया था। मैसूर को वॉर की जो भी कुछ कॉम्पेंसेशन होती थी वो भी देने को लिए मैसूर को इन्होंने मजबूर कर दिया था। किसने? माधवराव। माधवराव वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। माधवराव वॉज सन ऑफ बालाजी बाजीराव, उसका सन था, यानी कि बाजीराव मस्तानी वाला उसका पोता था माधवराव। तो माधवराव ने इनको मजबूर कर दिया हरा हरा के इनको टैक्स वसूल कर देते हैं। तो जो भी वॉर का खर्चा होता था वो मैसूर को भर के देना पड़ता था और बाद में कुछ टेरिटरी भी इनको मराठा को देनी पड़ती थी। 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने नॉर्दर्न सर्कल का जो पार्ट था निजाम से इन्होंने अपने हाथ में ले लिया था, निजाम से छीन लिया था इन्होंने। थर्ड कर्नाटिक वॉर का एक परिणाम के कारण। थर्ड कर्नाटिक वॉर किसके बीच हुई थी? फ्रेंच एंड ब्रिटिश। ओके, तो इनके बीच में हुई थी थर्ड कर्नाटिक वॉर। तो 1764, 1766, 1771 मराठा अंडर पेशवा माधवराव वन इन्होंने मैसूर को रिपीटेडली डिफीट किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी नॉर्दर्न सर्कल्स को भी अपने हाथ में ले लिया निजाम से, थर्ड कर्नाटिक वॉर का परिणाम होने के, यानी कि परिणाम के तौर पे। इन द ट्रीटी ईस्ट इंडिया कंपनी टू प्रोटेक्ट निजाम फ्रॉम हैदर अली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है निजाम के साथ एक ट्रीटी साइन कर लेती है, और वो ट्रीटी साइन करती है किस लिए? हैदर अली से बचने के लिए। हैदर अली बार बार निजाम के ऊपर अटैक करता था। ठीक है, तो अभी ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होगा, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ओके, तो रही बात ग्रुप में ऐड करने की, मैं आज उनको बोल के आपको ऐड करवा देता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये बाकी चीजें भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है, तो कोई इश्यू डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। सर ये स्लाइड शेयर करो ना, अभी तक तो एक भी स्लाइड नहीं मिला है ना, तो पढ़ने को नहीं मिला। तो पहला वाला मैं जो सबसे पहले ना वो शेयर करता हूँ, बहुत बड़ा स्लाइड है। उसके बाद सेकंड जो वो है, और कल का तीसरा और आज का। एक काम करता हूँ मैं अभी, आप मैं भी शेयर करता हूँ, चलो रहा हूँ। मेरा टेलीग्राम नंबर कौन सा है? मैंने टेलीग्राम पे हाई सेंड करने के लिए बोला था, किसी ने किया ही नहीं मुझे। अंशुल, मैंने तुम्हें बोला था मुझे टेलीग्राम पे हाई सेंड कर, तुमने मुझे टेक्स्ट और मैसेज पर किया। वो समझ नहीं रहा है।
तुम मुझे वो हाई ग्रुप तो नहीं सेंड दिख रहा। करो, तुम मुझे हाई करोगे तभी तो होगा ना। एक मिनट तो मैं अब भी ट्राई मैंने तुमको नंबर दिया था लास्ट टाइम। सर पर ये व्हाट्सएप पे पीडीएफ नहीं मिल सकता क्या? हेलो, हाँ बोलिए। तो ये व्हाट्सएप पे पीडीएफ नहीं मिल सकता? लास्ट टाइम एक हमने मिनट। बोला था ना नंबर लेके कि सबको भेजता अरे हूँ। टेलीग्राम पे ऐड करना था मुझे। आई एम नॉट यूजिंग टेलीग्राम। टेलीग्राम ग्रुप है ना इन लोगों का, मराठी वालों का, उसमें सारे लोग ऐड है। ओके, ट्राई कर दो सब, अगर हो सके तो रीचा में हमें कोई भी ऐसे व्हाट्सएप नहीं कर सकते ये सब जो रहते हैं। कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, एक मिनट। आपका नाम क्या है? शुभांगी सर। ओके, एक मिनट। ये भी ओपन नहीं होगा, ठीक है। मैं मुझे हाई भेज दो इस पे टेलीग्राम पे, तो मैं इंडिविजुअली तो भेज ही दूंगा ना, ऑलरेडी मेरे मोबाइल में कंटेंट रहता है, ठीक है तो सर। उसमें मैं एडिट करके। ये आ गया। चलो ठीक है, मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। ओके सर। हाँ हेलो भेजा आपको। हाँ, मैं भी भेजता हूँ तुम्हें।